हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। आज हम इस क्लास 10th की वीडियो में राजनीतिक विज्ञान की वर्कशीट 3 करेंगे। और इस वर्कशीट में हमें पढ़ना है संघवाद यानी फेडरलिज्म, और इसका हमें रिवीजन वर्क करना है। और इसमें इस वर्कशीट में हम इसके वन लाइनर जो क्वेश्चन है उनको कंप्लीट करेंगे। देखेंगे कि 1 नंबर के कौन से क्वेश्चन की संभावना है जो पेपर में आ सकती है। ये वर्कशीट बच्चों आपको 8 दिसंबर को मिलेगी। और इस वर्कशीट में जो हमें पढ़ना है, हमें संघवाद क्या है, 1 मार्क के जो क्वेश्चन होते हैं जो बेसिकली आपके पेपर में आते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिससे आपके मार्क्स काफ़ी बनते हैं। तो उस पे चलिए हम फोकस करते हैं और देखते हैं कि 1 मार्क के कौन कौन से क्वेश्चन हमें हल करने हैं। पहला प्रश्न है, सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या है। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है आप उसको टुकड़ों में बांट दे किसी चीज़ को। तो सत्ता को आप बांट दे, ठीक है ना। तो सत्ता को केंद्र से राज्य की तरफ और राज्य से स्थानीय सरकार की तरफ, यानी कि सत्ता को बांट देना, शक्तियों का बंटवारा। इसका अगर 1 नंबर में अगर हम देखेंगे इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा शक्तियों का बंटवारा। ठीक है, सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या है, शक्तियों का बंटवारा। यानी कि केंद्र सरकार अपने काम संभालेगी, राज्य सरकार अपने, और स्थानीय स्तर की सरकार अपने लेवल पे काम देखेगी। संवैधानिक प्रावधानों और प्रक्रियाओं के क्रियान्वयन की देखरेख में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसका आंसर होगा बच्चों न्यायपालिका। तो हमारी जो न्यायपालिका है वो हमारे जो संवैधानिक प्रावधान होते हैं उसको क्रियान्वयन को देखती है, उसकी समीक्षा करती है और उसकी सुरक्षा भी करती है। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान के अनुसार अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास है। तो इसका उत्तर होगा केंद्र सरकार के पास। ठीक है, अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है। हम सब जानते हैं हमारी जो अनुसूचियां हैं उसमें 7वीं अनुसूची में हमारी जो हमारी संघ सूची में अलग कार्य हैं, राज्य सूची में अलग कार्य हैं, समवर्ती सूची में अलग हैं, और अवशिष्ट सूची में जो कार्य हैं उसको केंद्र सरकार हैंडल करती है। जैसे संघ सूची केंद्र सरकार देखती है, राज्य सूची राज्य सरकार देखती है, समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य मिलकर काम करते हैं। लेकिन अगर कोई विवाद हो जाता है तो केंद्र सरकार का कार्य ज़्यादा माना जाएगा। उसी तरीके से अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र की होती है। अगला प्रश्न है, शहरी क्षेत्रों में स्थानीय सरकार के संस्थान के नाम लिखिए। यानी कि शहरी क्षेत्र में स्थानीय सरकार की जो संस्थाएं हैं वो कौन सी होती हैं। शहरी क्षेत्र में उनको बोलते हैं, या तो नगर पालिका आपने सुना होगा बच्चों, ठीक है, या फिर नगर निगम सुना होगा आपने। ओके, ये जो बड़े क्षेत्र होते हैं उनकी बात हो रही है, नगर पालिका और नगर निगम। और छोटे शहरों में इनको नगर परिषद बोला जाता है। ठीक है, दोबारा मैं रिपीट करती हूँ, बड़े शहरों में नगर पालिका या नगर निगम, और छोटे शहरों में नगर परिषद के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, हमें स्थानीय सरकारों की आवश्यकता क्यों है। स्थानीय शासन की हमें इसलिए आवश्यकता है क्योंकि इससे भारत की विविधता को और अधिक सम्मान मिलता है। यानी कि जितनी डाइवर्सिटी है उसको और अधिक सम्मान मिलता है। स्थानीय स्वशासन के माध्यम से ही शक्तियों का सही बंटवारा हो सकता है। यानी कि अगर हम केंद्र स्तर पर, क्योंकि केंद्र स्तर जो है वो स्थानीय स्तर तक आके काम नहीं कर सकती है, वो ये नहीं देख सकती कि स्थानीय स्तर पर कैसी काम हो रहा है, उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए स्थानीय स्तर की सरकार को देखने के लिए, लोगों को देखने के लिए हमें एक स्थानीय स्तर की सरकार का होना बहुत ज़रूरी है। अगला प्रश्न है, इसके माध्यम से देश के सभी नागरिक अपने लोकतांत्रिक अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि जो स्थानीय स्तर पर रहता है, अगर मान लीजिए ऐसा नहीं है कि वो केंद्र स्तर पर जाके चुनाव लड़ सकता है, ऐसा तो नहीं होता, या वो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा हो, लेकिन अगर स्थानीय स्तर पर उसकी गवर्नमेंट है तो वो उसमें भागीदारी कर सकता है और अपने लोकतांत्रिक अधिकारों को प्राप्त भी कर सकता है। अब अगला प्रश्न है, समवर्ती सूची में उल्लिखित विषयों से संबंधित कानून कौन बना सकता है। तो समवर्ती सूची में अगर कानून हम देखें तो केंद्र और राज्य, ठीक है, दोनों मिला के बनाते हैं, दोनों बना सकते हैं। कोई भी इस विषय में, समवर्ती सूची में जो विषय है उसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर इन दोनों में किसी चीज़ को किसी कानून में बनाने में लेके विवाद हो जाता है तो फिर केंद्र सरकार की ही मानी जाती है। अगला प्रश्न है, रेखांकित वाक्यांश को सही करके वाक्य को फिर से लिखिए। यानी कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है, जैसे कार्यपालिका, तो कार्यपालिका के पास कानून बनाने की शक्ति है, तो क्या ये ठीक है? नहीं, ये गलत है। विधायिका या विधान पालिका, आप कुछ भी लिखिए, उसके पास कानून बनाने की शक्ति होती है। कार्यपालिका के पास कानून लागू करने की शक्ति होती है, बनाने की नहीं। तो यहाँ पर आएगा विधायिका, ठीक है, कार्यपालिका की जगह।
अगला है रिक्त स्थान भरिए। हिंदी के अलावा संविधान द्वारा डैश अन्य भाषाएं संविधान द्वारा अनुसूचित की गई हैं। तो हिंदी के अलावा संविधान द्वारा हमारी 21 अन्य भाषाएं हैं जिसको संविधान में जगह दी गई है, और हिंदी को मिला के +1 तो टोटल 22 भाषाएं हैं। ये याद रखिएगा बच्चों, हमारी टोटल 22 भाषाएं हैं जिनको हमारे सूचियों में जगह मिली हुई है, संविधान में जगह मिली हुई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महासंघ एक साथ आने का उदाहरण नहीं है? एक साथ आने का यानी कमिंग टुगेदर, दो तरह के होते हैं। जो महासंघ यानी कि जो संघवाद है दो तरह के होते हैं, एक होता है कमिंग टुगेदर और एक होता है होल्डिंग टुगेदर, ठीक है ना। तो कमिंग टुगेदर में जैसे कि यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया आते हैं, और होल्डिंग टुगेदर में जैसे इंडिया है, स्पेन है, बेल्जियम आते हैं। तो यहाँ पर स्पेन आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर एक साथ आने का उदाहरण पूछा है, तो ये तीनों एक साथ आते हैं। यहाँ पर पूछा है जो एक साथ उदाहरण नहीं है, तो स्पेन हो गया। स्पेन में क्या होता है, जैसे मैं आपको इसमें डिफरेंस बताती हूँ। एक साथ आने का मतलब है कि यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन देशों में शक्तियों का बंटवारा, जैसे केंद्र स्तर की अलग शक्तियाँ हैं, राज्य स्तर की अलग शक्तियाँ हैं, लेकिन इन देशों में हम देखते हैं कि जो राज्य स्तर है, किस जो सरकार है, वो कहीं ना कहीं किन्हीं मामलों में केंद्र स्तर की सरकारों से ज़्यादा पावरफुल हो जाती है, कहीं ना कहीं बराबर होती है शक्तियों के मामलों में, या फिर ज़्यादा भी हो जाती है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया, स्पेन, बेल्जियम में ऐसा नहीं है। यहाँ पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में शक्तियाँ बटी हुई हैं, लेकिन अगर कोई विवाद हो जाता है या कुछ है तो ज़्यादातर शक्तियाँ जो वो केंद्र के पास हैं, ठीक है। तो यहाँ पर होगा स्पेन। अगला प्रश्न है, नीचे अभिकथन ए कारण और आर दिए गए हैं, इन कथनों को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर लिखिए। यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इसमें बोला गया है कि ये स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट का कारण ये है, तो ये हमें बताना है इन चार ऑप्शंस में से कि कौन सा सही है। स्टेटमेंट है, सिंहलियों और तमिलों के बीच अविश्वास व्यापक संघर्षों में बदल गया। यानी कि सिंहलियों और तमिलों के बीच में जो एक दूसरे के प्रति अविश्वास की भावना थी वो ज़्यादा क्यों बढ़ गई? क्योंकि एक नए संविधान में ये कहा गया कि सरकार श्रीलंका में बौद्ध धर्म की रक्षा करेगा और बढ़ावा देगा। और यही हुआ था, क्योंकि सिंहलियों ने बौद्ध धर्म को सर्वोपरि रख दिया था और बोला था कि हर जगह श्रीलंका में बौद्ध धर्म को ही मान्यता दी जाएगी और इसी से रिलेटेड भाषा बोली जाएगी। बौद्ध धर्म की भाषा लैंग्वेज से ही विश्वविद्यालयों में पढ़ाई होगी। तो जिस वजह से तमिलों और सिंहलियों के बीच में अविश्वास की भावना और बढ़ गई। तो इसका उत्तर होगा बेटा ए, ठीक है। ए कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। तो बच्चों हमारा यहाँ पर 10 के 10 क्वेश्चन जो है हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों में शेयर करें। मेरे चैनल एडू कलर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।